लेकिन यहां 55,000 करोड़ रुपए दे दिए और कभी नहीं पूछा तुमने पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं किया, जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं किया, इलेक्शन रिफॉर्म क्यों नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्यों नहीं किया। हमें तारीख पे तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले हमारा ठीक से मुकदमा नहीं दर्ज करते हैं तो पैसा लेके इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करते, मांगा ही नहीं। वैसे आप नहीं भी मांगो तो उन्होंने शपथ लिया है, ये देना उनका काम है। इसलिए आज जब भारत में एक नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजदंड अपने हाथ में ले लिया है, तो हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले घटिया अंग्रेजी कानूनों को बदलिए। हमारे सनातन संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा वही है। सबसे बड़ा खतरा हमारे सनातन संस्कृति के लिए अंग्रेजी कानून है। अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत और भारतीयता के लिए नहीं बनाया था। अंग्रेजों ने सारे के सारे कानून या तो लूटने के लिए बनाया था या तो बांटने के लिए बनाया था। हालांकि आजादी के बाद भी लूटने और बांटने वाला खेल हुआ है। आजादी के बाद भी लूटने और बांटने के लिए खूब कानून बनाए गए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले एक डेडलाइन सेट हो जाए। तो आइए हम सब लोग प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, 1 साल के अंदर 1950 से पहले बने सारे कानूनों को खत्म करिए और हमें वर्ल्ड क्लास कानून दीजिए। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन सकता है, वर्ल्ड क्लास हाईवे बन सकता है, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल बन सकता है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन सकता है, तो वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बन सकता। कानून की तो कोई लागत भी नहीं आती। और एक मैं आपको और बताता हूं, एक एयरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। 25,000 करोड़ में भारत की पुलिस व्यवस्था और भारत की न्यायिक व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था बनाया जा सकता है। यानी एक एयरपोर्ट के खर्चे में भारत में अपराध बहुत कम हो जाएगा। यह पुलिस व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को ठीक करना क्यों जरूरी है। हमें जातियों के आधार पर बांटता कौन है, जरा जोर से बोलिए। नेता। भाषा के आधार पर हमें कौन बांटता है। क्षेत्र के आधार पर हमें कौन बांटता है। नेता। तो सच्चाई यह है कि अगर आप कभी गौर करना, आपके जीवन में जितनी समस्या है उन सारी समस्याओं के लिए यही 5,500 लोग जिम्मेदार हैं, जिनको आप 55,000 करोड़ रुपए देते हो ना। आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी कर रहे हैं और सनातन संस्कृति के लिए सबसे बड़े खतरे, ये चुनौती यही है। क्या बात, वाह। ये 5500 लोग जो हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही है। सारे के सारे नहीं, उसमें से बहुत सारे नहीं। तो इनका इलाज क्या है। इनका इलाज है मैं कहता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, आप कहिए जिसकी कोई दवाई नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं। वो पीछे वाले धीरे बोल रहे, ऐसी कोई बीमारी नहीं। मैं कहता हूं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। जब इतनी बात हमें आ गई है कि सनातन संस्कृति के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती पेश करने वाले यही 5500 लोग हैं, सारे के सारे नहीं, इसमें से अधिकांश, तो पहले इनका इलाज करना पड़ेगा। इलाज कैसे करना है। किसान की स्टाइल में। किसान क्या करता है कि जब भी बीज बोता है उसके पहले जुताई करता है, फिर गुड़ाई करता है, निराई करता है, फिर भी अगर थोड़ा खरपतवार होते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड भी डाल देता है। जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, उसके बाद बुआई, उसके बाद वो बुआई करता है।
यही करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश से बहन जी और भैया की पार्टी खत्म हो गया। एक छत्र राज्य उत्तर प्रदेश में बाबा को हराने वाला कोई आएगा ही नहीं। क्या बात। भ्रष्टाचार खत्म करिए, बिहार से 2 प्रमुख पार्टियां गायब हो गया, एक छत्र राज्य हो गया। भ्रष्टाचार खत्म करिए, बंगाल से दीदी और बड़ी वाली दीदी पार्टी गायब, करिए एक छत्र राज्य। भ्रष्टाचार खत्म करिए, तमिलनाडु से डीएमके एआईडीएमके गायब, करिए एक छत्र राज्य। भ्रष्टाचार खत्म करिए, केरल से यूडीएफ एआईडीएफ गायब, करिए एक छत्र राज्य। भ्रष्टाचार खत्म करिए, भारत की सबसे पुरानी पार्टी ही गायब। भाई, लोकतंत्र में आपको चुनाव लड़ना है ना, और सत्ता हथियाना है, तो आपको भगवान कृष्ण से सीखना पड़ेगा। अगर नॉर्मल वे में युद्ध होता तो भीष्म पितामह को हराना मारना था, संभव था क्या? कर्ण को, द्रोणाचार्य को भीष्म भगवान ने बोला शिखंडी को ले आओ, शिखंडी को खड़ा करके भीष्म पितामह। अश्वस्थामा हतो या नरो या कुंजरो, द्रोणाचार्य खत्म। पहिया नीचे घुसा, कर्ण खत्म। भैया, धर्म की जय करना है ना, धर्म की जय जिससे हो। धर्म की जय करने में ना कुछ नैतिकता होती है, ना कुछ अनैतिकता। और इसीलिए मैं तो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। हाई कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुर्सियों पे लिखा होता है यतो धर्मस्ततो जय। सत्य और धर्म में अंतर समझिए। मैं राजेश चेतन जी के घर में गया, मुझे 4 बदमाश ढूंढते हुए आ गए। वो पूछ रहे हैं, भाई राजेश जी अश्विनी आए हैं क्या? अगर इन्होंने सत्य बोला तो अश्विनी जी तो गए, लेकिन अब इनको सत्य नहीं बोलना चाहिए, इनको धर्म पे चलना चाहिए। धर्म क्या कहता है? रक्षा करना है, तो रक्षा करना। तो इन्होंने झूठ बोला, नहीं अश्विनी जी आए नहीं आते। इसलिए धर्म ऊपर है, सत्य नीचे है। सत्य से ऊपर क्या है? धर्म है। जब सत्य से ऊपर धर्म है और हमारे सनातन संस्कृति को हमें बचाना है, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना है, जो ये संविधान कहता है। आर्टिकल 29 कहता है भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, इन सब का प्रचार प्रसार करना किसकी ड्यूटी है? 5500 लोगों की। अब इस 5500 में जो खरपतवार हैं, इन 5500 लोगों में जो विधर्मी हैं, इन 5500 में जो अधर्मी हैं, उनको आपको जुताई गुड़ाई निराई खरपतवार की सफाई तो वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा। वो अपनाने का एक ही तरीका है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, संपत्ति को आधार से लिंक करिए, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस 5500 में से कम 2000 एक हफ्ते के अंदर भारत छोड़ के अगर भाग ना जाए, मैं जिंदगी में पीआईएल का मैं सार्वजनिक रूप से आना छोड़ दूंगा। ये तब तक यहां बैठे हुए हैं जब तक कानून घटिया है। और दुर्भाग्य देखिए, भारत में कानून का ही राज है। भारत में किसी व्यक्ति का राज नहीं। हम लोग कहते हैं मोदी सरकार, ये सरकार, नहीं, न यहां भाजपा की सरकार है, न कांग्रेस की सरकार है। वास्तव में यहां किसका राज है? कानून का। और जिसका राज है वो घटिया है। कानून का राज है, कानूनी घटिया है, तो स्वाभाविक सी बात है, फिर तो व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी। और एक बात और, प्रकृति से हमें देखना चाहिए। बबूल का पेड़ बोया जाता है क्या? बबूल के पेड़ की सिंचाई करनी होती है क्या?
आम के पेड़ को लगाना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है, खाद पानी देना पड़ता है, रखरखाव करना पड़ता है। और आवारा जानवर भी बबुल के पेड़ को नहीं खाते। किसको खाते हैं? आम को खाते हैं। इसलिए माली की या मालिक की या उस फार्म हाउस के मालिक की ड्यूटी क्या है? बबूल के पेड़ को उखाड़ता रहे और आम के पेड़ को सींचता रहे। ये ड्यूटी है। क्योंकि आम का पेड़ और बबूल का पेड़ अगर साथ रहेंगे तो याद रखिए बहुत लंबी मित्रता नहीं चलने वाली। आप किसी बगीचे में 5 बगीचे में छोड़िए, आपके पास अगर कोई जगह हो एक बिस्वा, तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप 5 बबूल का पेड़ लगा दीजिए, 5 आम का पेड़। 5 साल के बाद कितने पेड़ होंगे वहां पे? कितने होंगे? 5 ही होंगे। आम होगा ही नहीं, आम अपने आप ही सूख जाएगा। बचेगा क्या? बबूल का पेड़। तो यानी ड्यूटी क्या है कि अगर बबूल का पेड़ अगर अपने आप भी पैदा हो जा रहा है, उसको फटाफट उखाड़ के फेंक दो, उसको ज्यादा गहरा मत होने दो। क्योंकि जितने ज्यादा टाइम समय तक रहेगा उसकी जड़ें उतनी मजबूत होती चली जाएंगी। तो जब यह संविधान कहता है धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो अधर्म का नाश करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। और हमारा चूंकि थाना अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारी तहसील अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा जिला अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हाईकोर्ट अंग्रेजी कानूनों से चल रही है, सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी कानूनों से चल रही है। और अंग्रेजों ने यहां पे धर्म की रक्षा के लिए कानून बनाया नहीं था। उन्होंने तो केवल भारत को लूटने और बांटने के लिए कानून बनाया था। तो जब लूटने और बांटने के लिए कानून बनाया तो धर्म की जय होगी कहां से? और एक बात और, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना हो सकती है क्या? तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अधर्म का नाश। आप अधर्म का नाश करिए, धर्म की जय ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप अधर्म का नाश करिए, प्राणियों में सद्भावना ऑटोमेटिक हो जाएगी। अधर्म का नाश करने के लिए आपने संविधान की शपथ लिया है। अधर्म का नाश करने के लिए आपने संविधान की शपथ लिया है। जो लोग जातियों के आधार पे बांट रहे हैं उनको उखाड़ के यहां से फेंकिए। जो भाषा के आधार पे बांट रहे हैं उनको उखाड़ के फेंकिए। जो क्षेत्र के आधार पे बांट रहे हैं उनको उखाड़ के फेंकिए। जो अगड़ा बनाम पिछड़ा कर रहे हैं उनको उखाड़ के फेंकिए। जो दलित बनाम सवर्ण कर रहे हैं उनको उखाड़ के फेंकिए। इसलिए प्रधानमंत्री से निवेदन है, आप 1860 के इंडियन पिनल कोड को जितना जल्दी हो सके उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। और मेरे हाथ में यह अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। भारत में अपराध खत्म करना है तो हमें कहीं ना कहीं एक अमेरिका जैसा फेडरल पिनल कोड बनाना पड़ेगा। इसमें और अपने वाले में अंतर क्या समझिए। हमारे वाले को मैकाले 1860 में वो बना के गया था। इंडियन पिनल कोड 1860 में मैकाले बना के गया। 150 साल हो गए, 150 से ज्यादा ही हो गए, 160-63 साल हो गए अब तो। वो 23 चैप्टर बना के गया था और वो 23 का 23 आज भी है। हमारे 5500 लोगों ने ना उसको 22 किया ना उसको 24 किया, एकदम 23 का 23 रखा। जितनी वो सजा जिसमें करके गया था लगभग वो भी वही चल रही है। अमेरिका का ही जो फेडरल पिनल कोड मैंने आपको दिखाया, इसमें 123 चैप्टर है। हमारे यहां कितना है? 23। वहां कितना है? 123। 100 चैप्टर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उन्होंने अलग अलग कानून नहीं बनाए। उन्होंने घटिया कानूनों का जमघट इकट्ठा नहीं किया। उन्होंने पूरी दुनिया के कानूनों को देखा। घूसखोरी कहां बढ़िया है, जमाखोरी वाला कानून कहां का अच्छा है, मिलावटखोरी वाला कहां का अच्छा है, कालाबाजारी वाला कहां का है, अपहरण वाला कहां का है, हत्या वाला कहां का अच्छा है, जो भी देखा पूरी दुनिया में, सबको मिला के एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव
फेडरल पिनल कोड बनाया जिसमें 123 चैप्टर हैं, एक ही कानून में सबको मिक्स मर्ज किया। इसका बेनिफिट ये होता है क्योंकि जो सिपाही है, जो हवलदार है, अल्टीमेटली एफआईआर वही लिखता है। उसको एक किताब खोलनी है, चैप्टर वाइज देखते रहना है। अच्छा चोरी हुई है तो जब ये वाला चैप्टर, डकैती भी हुई तो ये वाला चैप्टर, अच्छा थोड़ा गाली गलौज भी किया था तो ये वाला चैप्टर, अच्छा मर्डर भी कर दिया तो ये वाला चैप्टर, अच्छा रेप भी हुआ तो ये वाला चैप्टर। एक ही किताब रखा हुआ है, सारे चैप्टर उसने उठा के देखे और फटाफट एफआईआर में सारी धारा जोड़ दिया। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपकी डायरी होती है, अगर वो 12 महीने की 12 डायरी हो, उसको मेंटेन करना आसान होगा या 12 महीने की एक डायरी हो तो आसान होगा? अगर जनवरी की अलग डायरी हो, फरवरी की अलग डायरी हो, मार्च की अलग डायरी हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ 12 मर्ज कर दिया तो बहुत आसान है, हाथ में लेकर आराम से चल रहे। तो उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, अपराध खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म के लिए 40 कानून बना दिए और एक भी कानून ये नहीं देखा कि बढ़िया है कि नहीं। तो हमने 40 घटिया कानूनों का जमघट अपने यहां इकट्ठा कर लिया। अगर इन 40 घटिया कानूनों को मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन पिनल कोड बना दिया जाए, सारे के सारे क्राइम वेल डिफाइंड हो, एक एक अपराध अच्छी तरीके से स्पष्ट लिखा हुआ हो, उसका फायदा ये होगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अंतर आता है ना, ये अंतर नहीं आएगा। आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी दिया, हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया, सुप्रीम कोर्ट आते आते माफ कर दिया। सुना होगा, ऐसे होते रहते। अमेरिका में ऐसा रेयर होता है। दूसरा, हमारे इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 363 किडनैपिंग पे 3 से 7 साल सजा देता है। अमेरिका में किडनैपिंग पे 50 साल सजा है। हमारे यहां एक को किडनैप किया तो भी 3 से 7 साल, 2 को किया तो भी मतलब मैक्सिमम 7 ही साल होगा, चाहे 10 को किडनैप कर लो या 15 को कर लो। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में एक को किडनैप किया तो मिनिमम 50, 2 को किया तो 100, 3 को किया तो 150, 4 को किया 200, 5 को किया 250, बढ़ता चला जाएगा। आप लोगों के पास एसएमएस आते हैं ना, ये आपकी लॉटरी निकली है, आपका फला निकला है, आपका ये निकला है, आपका वो निकला है, आप इस पे क्लिक कर दो, आपका ये आने वाला, ऐसा आता रहता है ना। एक व्यक्ति ने यही काम टर्की में किया था कुछ दिन पहले। टर्की में उसने एसएमएस किया कि इस लिंक पे क्लिक करिए, आपका बैंक अकाउंट, वो आपकी पॉलिसी खत्म होने वाली है, इस पे क्लिक मारिए नहीं तो आपकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी। जैसे उसने क्लिक मारा, उसका पैसा हैक कर लिया। 338 साल सजा हुई है, 338 ईयर्स की सजा हुई है, क्योंकि उसने एक व्यक्ति का अकाउंट हैक किया था। भारत में रोज अकाउंट हैक हो रहा है, हजारों की संख्या में हो रहा है। दूसरा एग्जांपल आपको थाईलैंड का देता हूं। एक व्यक्ति ने थाईलैंड में चिटफंड कंपनी बनाई, जो कहते नहीं कि 100 का 200 कर देंगे साल भर के अंदर, वो वाला स्कीम। 16,000 लोगों का उसने पैसा जमा कराया और जैसे ही पैसा जमा हुआ भाग गया। 1,41,000 साल सजा हुई है। कितने की? 1,41,000 साल की सजा। हमारे यहां 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की भी नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की नहीं हुई। यही दिल्ली में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की भी नहीं हुई। वो भाई ने शीश महल बना लिया, देखना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप ही के पैसे से शीश महल बनाया, आप कभी शीश महल नहीं बना पाएंगे अपना। जितना महंगा उसने पर्दा लगवाया, आप कभी लगवा भी नहीं पाओगे अपने घर में, आप ही का पैसा है। माता जी पूछ रही थी आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन खौफ, डर। दूसरा, लोगों को पता चले कि कितना बड़ा क्राइम किया उसने, पता भी चलना चाहिए। कहते नहीं, न्याय होना भी चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। तो कानून ऐसा होना चाहिए, अपराध करने के पहले रूह कांप जाए।
हमने अपराध खत्म करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। अपराध खत्म करने के लिए 2 स्टेप होता है। पहला, शिक्षा ऐसी संस्कारी हो कि व्यक्ति अपराधी न करे, और अगर उसके अंदर अपराध का कहीं कीड़ा आ जाए तो कानून ऐसा हो कि कीड़ा अंदर ही अंदर मर जाए।